दुष्यंत कुमार हिंदी गजल के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। मैंने पहले ही कहा आपको कि उर्दू का एक काव्य प्रकार गजल, जो प्रेम, इश्क, हुस्न, सौंदर्य, इसी के इर्द गिर्द जो गजल घुमा करती थी। उर्दू के कुछ शायर, उन्होंने एक नए विषयों के साथ गजल को अपनाया, नए नए विषय उसमें आए। और हिंदी के संदर्भ में अगर बात करें, हिंदी गजल के संदर्भ में बात करें, तो हिंदी गजल को परिष्कृत रूप में और नए विषयों के साथ, सामाजिक संदर्भों के साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य जो है, दुष्यंत कुमार ने किया। दुष्यंत कुमार हिंदी गजल के एक ऐसे हस्ताक्षर, जो गजल का जहां भी कोई क्रमिक विकास लिखा जा रहा है, तो दुष्यंत कुमार के बिना वो पूरा नहीं हो सकता। दुष्यंत के बाद कई कवि इस विधा को अपनाते हैं और हिंदी में गजल एक अलग से नई विधा के रूप में लोकप्रिय होती भी है भी। आज भी कई सारे शायर, कवि इस कार्य में आगे हैं। लेकिन एक सर्वप्रथम हिंदी में सामाजिक संदर्भों के साथ गजल को जोड़ने का कार्य दुष्यंत ने किया। प्रस्तुत गजल भी इसी प्रकार से सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों को लेकर चलती है। उसको आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर दो पंक्तियां हैं, देखिए। जैसे ही आप पाठ देखेंगे, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो गई पीर पर्वत सी, अब इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। यानी अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि अब कहीं न कहीं विद्रोह की आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग जो एक उपेक्षा की नज़रों से सभी स्थितियों को देखने लगे हैं कि चलो चल रहा है, ऐसा ही चलता है, चाहे सामाजिक संदर्भों में हो, राजनीतिक संदर्भ में हो। ये जो चलता है कि प्रवृत्ति हमारे अंदर जो बस गई है, और नाक के सिंध में चलना, हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है उसका हम पर कोई असर न होना, इस प्रकार के जो एक ठंडे हम पड़ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आग जलाने की अपील जो है, या जागृत होने की अपील शायर यहाँ करते हैं कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। क्रांति की आग, परिवर्तन की आग, एक विद्रोह की आग जो है जलनी चाहिए। कि जो है उसे समझौता करने से अच्छा है कि जिस तरह से हमें आगे बढ़ना है, उस तरह से आगे बढ़ने के लिए कुछ रास्ता तैयार किया जाए और उसके लिए कार्य किया जाए। ये उनका है। उत्तर प्रदेश के नवादा गांव में उनका जन्म हुआ 1933 में। सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साये में धूप, जलते हुए वन का वसंत, ये उनके काव्य संग्रह। साये में धूप जो है उनका बड़ा प्रसिद्ध गजल संग्रह, ध्यान रखिए। जो पंक्तियां हम पढ़ रहे हैं, ये दो पंक्तियां जो हमने पढ़ी, या फिर ये गजल जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये उसी साये में धूप इसी किताब के अंश है। बहुत ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह या गजल संग्रह उनका ये है, जो एक विरोधाभासी नाम लेकर चलता है। वो विरोधाभास कैसे सार्थक है और कैसे वो शीर्षक सार्थक है, उसकी भी बात हम यहाँ पर इस गजल को पढ़ते हुए करें। एक कंठ विश्वाई, ये उनका गीति नाट्य। गीति नाट्य का मतलब ऐसा नाटक जो संवाद जिसके जो होते हैं वो गीतों में होते हैं, गेय होते हैं। यानी गद्य में संवाद नहीं होते, पद्य में संवाद होते। उपन्यास भी उन्होंने लिखे। आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी, छोटे छोटे सवाल,
लेकिन चाहे गीतिनाट्य हो, उपन्यास हो और काव्य संग्रह हो, तीनों विधाओं में उन्होंने अपनी कलम चलाई, लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्धि अगर उनको प्राप्त होती है तो वो है साये में धूप। इस काव्य संग्रह के लिए एक कंठ विस्पाई भी काफी चर्चित रचना उनकी है। 1975 में उनका देहांत हुआ। इलाहाबाद से उनका आरंभ हुआ और वहां की साहित्यिक संस्था परिमल, आपको याद है ये परिमल शब्द कहीं आपने पढ़ा हुआ है 10वीं कक्षा में, याद आता है क्या आपको कहीं? था देखो, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसमें फादर कामिल बुल्के के जीवन के प्रसंगों को लेकर संस्मरण लिखा गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा। तो उसमें परिमल के दिन लेखक को याद आते हैं। याद है क्या आपको, अगर आपने पढ़ा है उसे ठीक से, कि परिमल एक साहित्यिक संस्था थी जिसमें ये सभी लेखक कवि जुड़े हुए थे और फादर कामिल बुल्के उनके साथ रहते हुए उनकी रचनाओं को पढ़ते थे, उसकी आलोचना करते थे, उसके कुछ सुझाव भी देते थे। इस प्रकार का वर्णन उस पाठ में हमने पढ़ा। आकाशवाणी से वो जुड़े रहे, साथ में राजभाषा विभाग में उन्होंने कार्य किया और 1933 में जन्मे दुष्यंत कुमार 1975 में उनका देहांत हो जाता है। अल्पायु में ही उनका देहावसान हो गया, लेकिन इसी अल्प आयु में भी जो साहित्यिक उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की वो किसी प्रकार से छूटी नहीं है और गजल को हिंदी में प्रतिष्ठा दिलाने का बहुत बड़ा श्रेय दुष्यंत को ही जाता है। मतलब एक गजल, ये जो काव्य प्रकार है, ये हिंदी में अगर लोकप्रिय हुआ है तो उसका उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो दुष्यंत कुमार जी का ही है। उनके कई सारे ऐसे शेर हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे ये पहली दो पंक्तियां हमने पढ़ी, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में हो कहीं पर भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ऐसे शेर, ये ऐसी उक्तियां, ऐसी लोकोक्तियां जो है, मतलब ये एक तरह से लोगों को कंठस्थ हो चुके हैं और ऐसे इस तरह से कंठस्थ हो चुके हैं कि अलग अलग मंचों पर अलग अलग संदर्भों में जो है इन कविताओं को, इन शेरों को जो है लोग प्रस्तुत करते हैं और उससे उन भाषणों का प्रभाव जो है बढ़ जाता है। एक कंठ विस्पाई, ये भी उनका बड़ा चर्चित गीति नाट्य है। अब यहाँ जो गजल है, वैसे गजल जो है, गजल के शेर स्वतंत्र होते हैं। दो पंक्तियों की वो जो रचना होती है जिसको शेर कहा जाता है गजल में, और 5 या 7 या 9 शेर का एक संग्रह जो हो जाता है उसको गजल कहा जाता है। तो यहाँ जो गजल ली गई है वो साये में धूप से ली गई है। वैसे गजल में कोई शीर्षक नहीं होता है आमतौर पर। हर एक शेर गजल में क्या होता है कि मुकम्मिल अर्थात स्वतंत्र होता है। मतलब देखिए, कोई आम कविता हमारी दूसरी जो होती है उसमें क्या होता है कि पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, फिर दूसरी का तीसरी के साथ, तीसरी का चौथी के साथ कहीं ना कहीं कुछ रिश्ता बना हुआ होता है, एक क्रम चलता रहता है। वैसा कोई क्रम व्यवस्था जो है वो शेर में या गजल में नहीं होती। एक शेर किसी भी क्रम में पढ़ा जा सकता है क्योंकि उसका कोई भी एक संबंध जो है आगे या पीछे वाले किसी शेर के साथ नहीं होता है, वो स्वतंत्र रूप से पढ़े जा सकते हैं। हाँ, बस एक दूसरे के साथ गूंथ कर जो है 5-7 शेर एक साथ जब हो जाते तो वो गजल उसको कहा जाता है। गजल एक रूप के स्तर पर तुक होती है, उसमें अंतर वस्तु के स्तर पर एक
अपने आप में एक शेर का जो भाव तत्व होता है, हर एक शेर का स्वतंत्र होता है। कहीं तुक मिलती है, कहीं दूसरी पंक्ति में तुक मिलता है। ऐसा कोई एक आम नियम इसका नहीं है। आमतौर पर गजल के शेरों में जो है, तुक हो या ना हो, लेकिन एक महत्वपूर्ण भाव जरूर होना चाहिए, केंद्रीय भाव होना चाहिए। यहाँ पर जो गजल हम पढ़ेंगे उसका राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ में बहुत महत्व है। और जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो कोई सामाजिक व्यवस्था है, उसको खारिज करना और विकल्प की तलाश करने का भाव यहाँ पर, अर्थात क्रांति का स्वर प्रखर करने वाली ये गजल है। और मैं बताऊं आपको कि ये मोहभंग की कविता है। इसको मोहभंग की कविता कहा जाता है। मतलब क्या कि अब मोहभंग क्या होता है मैं आपको पहले समझा दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। मोहभंग यानी क्या कि कोई व्यक्ति, कोई व्यवस्था, किसी सरकार की ओर से हमारी बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस सरकार से या इस व्यक्ति से या इस व्यवस्था से हम सबका कल्याण होगा, हमारे लिए कोई कठिनाई नहीं रहेगी, हमारा जीवन सुकर हो जाएगा, आम आदमी के लिए कोई परेशानी नहीं रहेगी। ऐसी सारी अपेक्षाएं हमारी होती है। और कुछ समय पश्चात हम लोगों को जो एहसास होता है कि जो कुछ हमने सपने देखे थे उसमें से कुछ भी संभव लगभग नहीं है, या फिर जो कुछ सपने दिखाए गए थे संबंधितों के द्वारा उसमें से कोई भी सपना शायद ही पूरा हो सके। और फिर ये जो मोह हुआ था हमें उस व्यवस्था का, उस सरकार का, उन लोगों का, वो धीरे धीरे भंग होने लगता है। इसको मोह भंग कहते हैं। तो हुआ ये था कि 1970 1960-70 के आसपास की ये कविताएं हैं। तो उस दौर में आज़ादी के बाद जो है अपेक्षाएं बहुत कुछ बढ़ी हुई थी। लग रहा था कि अंग्रेज चले जाएंगे, सरकार हमारी होगी, लोग अपने होंगे, व्यवस्था हमारी होगी, हम ही हमारे शासक होंगे, तो सारी व्यवस्था बदल जाएगी, आम आदमी का जीवन जो है वो सुकर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत कुछ बदलाव आया। जितने स्तर पर होना चाहिए उतना वो हुआ नहीं। और वहां से जो एक एक क्रांति का स्वर फूटने लगा, या इस व्यवस्था को कुछ बदलाव की आवश्यकता है, ये जो स्वर बढ़ने लगा, उसी का एक तरह से साथ देते हुए चलने वाली कविता है। और उस स्वर को और प्रबलता प्रदान करने वाली एक गजल है दुष्यंत की। चलिए हम पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई पहला शेर पढ़े। हाथ ऊपर कीजिए। हाँ पढ़ो बेटा रुचिता। कहा तो तय था चिरागा हरे घर के लिए, कहा चिरागा महसे नहीं शहर के लिए। वेरी गुड। कहा तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए। कहा तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। देखिए अब यहाँ पर बात हो रही है कि कहाँ तो तय था, यानी कहीं तय किया गया था, कहीं हमने सपने देखे थे, कहीं सोचा गया था, कहीं बताया गया था, कहीं ये निश्चित हो चुका था। क्या निश्चित हुआ था? चिरागा हरेक घर के लिए। चिरागा, चिराग का बहुवचन है, ध्यान रखिए। चिराग एक होता है और चिरागा जो है अनेक होते हैं, बहुत होते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए, यानी प्रत्येक घर में बहुत से चिराग हो सकते हैं, ये हमने तय किया था। लेकिन आज की स्थिति क्या है?
आज कैसी अवस्था है, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। घर घर, एक एक घर में अनेक अनेक चिराग प्रदान करने की बात हुई थी, लेकिन स्थितियां ऐसी है कि घर की बात छोड़िए, घर में अनेक चिरागों की बात छोड़िए, लेकिन शहर में जो है, शहर में एक चिराग मैसर, मैसर यानी उपलब्ध नहीं है, प्राप्त नहीं है। क्या समझते हैं आप, चिराग किस बात का प्रतीक है, बताइए तो। चिराग जो उजाला, एक शाब्दिक अर्थ अगर कहे तो चिराग यानी दिया, जो उजाला करता है, प्रकाश फैलाता है। तो यहाँ पर इस गजल में चिरागा का अर्थ किस और संकेत करता है, बता सकते हो आप, सोचो जरा, बोलिए। चिरागा से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है चिरागा से? नहीं मालूम, सोचो थोड़ा। देखिए यहाँ पर चिरागा जो है वो चिरागा सुख सुविधाओं का प्रतीक है, ध्यान रखिए, सुविधाओं का प्रतीक है। सुविधाएं मतलब जो एक आम जनता के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, सरकार की ओर से, स्थानीय प्रशासन की ओर से, जो लोगों के जीवन को सुकर बना सके, आसान बना सके, सुविधाजन्य बना सके, ऐसी ऐसी कई सारी सुविधाएं घर घर में होगी। इस प्रकार के वादे हमने किए थे, इस प्रकार के सपने हमने देखे थे, इस प्रकार से हमने तय किया था, लेकिन स्थितियां ऐसी है कि घर घर की सुविधाएं छोड़िए, बड़े बड़े शहर तक ये सुविधाएं जो है मुनासिब नहीं हुई, प्राप्त नहीं हुई, उपलब्ध नहीं हुई। समझ रहे हो? अब देखिए इस शेर को आज की राजनीतिक संदर्भों में भी बात करें तो चुनाव जब आते हैं तो न जाने कितने आश्वासन दिए जाते हैं, कितनी घोषणाएं की जाती हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो ये करेंगे, वो करेंगे। ये क्या है? ये वही है कि तय था कि इतना सब कुछ हम करेंगे, है ना। जैसे घर घर बिजली पहुंचाएंगे, लेकिन शहर तक को बिजली नहीं मिल रही है, तो घर घर की तो बात ही दूर है। समझ गए? तो यही बात है कि उस समय जो कुछ अपेक्षाएं सरकार से थी, जितनी थी उतनी नहीं, लेकिन कुछ कम मात्रा में भी जितनी होनी चाहिए थी उतनी भी वहां तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाई थी। ये मोहब्बत, यानी जो कुछ सोचा था उसके अनुसार नहीं हो रहा। संक्षेप, ठीक है, जो हमारी अपेक्षाएं थी उन अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस शेर में कोई कठिनाई है किसी को? ध्यान रखना, चिराग और चिरागा एक वचन और बहुवचन है, यानी बहुत सी सुख सुविधाओं की अपेक्षा थी, घर घर तक सुख सुविधाओं की अपेक्षा थी, लेकिन शहर तक को मतलब कम से कम सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, ये उसका मतलब है। मयस्सर यानी उपलब्ध होना। समझ गए बेटा? यस सर। कोई कठिनाई इस शेर में किसी को? पहले शेर में? चलिए दूसरा शेर। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। दुष्यंत कुमार यहाँ से भाग जाना चाहते हैं, चले जाना चाहते हैं। क्यों चले जाना चाहते हैं? यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। दरख्त, दरख्त यानी पेड़, दरख्त यानी क्या? पेड़ या वृक्ष। और साए में धूप लग रही है मतलब क्या? क्या समझते हो आप? पूरा विरोधाभास है इसमें। देखो, साया है फिर भी धूप है। पेड़ होता है तो पेड़ के नीचे साया होती है, छाव में हम बैठते हैं, उसमें सुकून मिलता है।
लेकिन छाया में भी धूप है। देखिए कैसा है ये विरोधाभास, कौन बता सकता है? बोलो। इसमें भी जो है, जो व्यवस्था है उस पर चोट की गई है, ध्यान रखिए। जो सामाजिक व्यवस्था नहीं, सार्वजनिक व्यवस्थाएं हैं आम लोगों की सेवा के लिए, उस पर व्यंग्य है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। पेड़ किस लिए होता है बताइए तो? पेड़ छाया के लिए होता है। पेड़ से हमें छांव प्राप्त होती है, लेकिन उसी पेड़ से अगर छांव न प्राप्त होकर धूप लगे तो वो साए में धूप। जैसे कोई बता सकता है? सार्वजनिक सेवाओं की बात मैं कर रहा हूं, इससे आपको समझना चाहिए। बोलो, कहिए, सोचो। हम्म, नहीं बताएंगे? चलिए मैं बताता हूं आपको। एक सरकारी अस्पताल है, देखो। अस्पताल किस लिए होता है? अस्पताल किस लिए होता है? सर लोगों के इलाज के लिए। सेवा के लिए। इलाज के लिए, है ना। लेकिन ऐसा कोई अस्पताल हमारे आसपास है लेकिन इलाज नहीं हो रहा है, लेकिन सब कुछ है लेकिन होकर भी कुछ नहीं है, तो ये स्थिति जो है ये साये में धूप है। अस्पताल तो है लेकिन इलाज नहीं हो रहा है। स्कूल तो है लेकिन शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है। न्यायालय है लेकिन न्याय नसीब नहीं हो रहा है। ये जो विरोधाभास स्थिति है वो साये में धूप है। और इसलिए कवि शायर यहाँ कहते हैं कि यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर की। तो जो जन सुविधाएं हैं, जो लोक निर्माण कार्य है, वो लोगों के लिए होते हुए भी लोगों के किसी प्रकार की सेवा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कवि यहाँ कहते हैं कि यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। ठीक है। ऐसी ऐसी सुविधाएं जो लोगों के लिए है, लेकिन लोगों के लिए ही उससे जो कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। ऐसी स्थितियां जहां है, उस संदर्भ में ये पंक्तियां यहाँ पर है कि यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। ठीक है। इस शेर में किसी को कोई समस्या है? कोई कठिनाई किसी को लगती है इसमें, दूसरे शेर में? चलिए तीसरा शेर कौन पढ़ेगा? विवेकानंद पढ़ो तो तीसरा शेर। विवेक, विवेकानंद सुन रहे हो क्या? प्रियंका, यस सर। पढ़ो बेटा तीसरा शेर। न स्क्रीन हो दिख रही है? कमीज तो। यस सर। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। हाँ ये लो, और मैंने उसको ये कर दिया। चलो। न हो कमीज तो पाव से। बोलो। प्रियंका को कुछ प्रॉब्लम है क्या?
आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। ठीक है वेदिका पढ़ो। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। हाँ, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। ये ऐसे लोगों की ओर इशारा करते हैं दुष्यंत जो सब कुछ सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। अन्याय अत्याचार जो कुछ भी है उसके खिलाफ आवाज उठाने की उनकी हिम्मत नहीं हो पाती है। सह लेंगे लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं। कोई भी विद्रोह का स्वर हमारी ओर से नहीं उठेगा। हम कुछ विरोध नहीं प्रदर्शन करेंगे। ऐसी प्रवृत्ति के लोगों को वो कहते हैं कि ये न हो कमीज, मतलब कमीज नहीं है तो हमारे शरीर को पेट पाँव से हम ढक लेंगे। जैसे ठंड में क्या होता है, जब ठंड लगती है तो ऐसे पैरों को सिकुड़कर हम सो जाते हैं, बैठ जाते हैं, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से अगर ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। मतलब जो अगर ये नहीं है चलो ठीक है ये है तो इससे संतुष्ट हम हो जाएंगे, जो है उससे समझौता कर लेंगे, जैसी स्थितियां है उस को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन किसी प्रकार से उसका विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। और ऐसे ही लोग इस सफर के लिए, सफर यानी व्यवस्था, राज और मुनासिब यानी योग्य, उचित, इस राज के लिए, इस व्यवस्था के लिए, इस शासन प्रणाली के लिए ऐसे ही लोग मुनासिब हो सकते हैं, हम और आप नहीं। यानी लोग सहते चले जा रहे, सहते चले जा रहे हैं और सरकार के खिलाफ किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। जब सरकार की ओर से अन्याय और अत्याचारी प्रणाली या अत्याचारी नीति अपनाई जाती है तो जनता को चाहिए कि उसके खिलाफ अपनी बात रखे, अपनी हिम्मत रखे। लेकिन हम ऐसे कमजोर बन चुके हैं, समझौतावादी बन चुके हैं, बुजदिल हो चुके हैं कि किसी प्रकार से कोई विरोध करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि हो कहीं भी आग ना मेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये आग नहीं जल रही है, यही पीड़ा है शायर की। इसलिए वो कहते हैं कि ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हमें हक नहीं मिल रहे हैं, सुविधाएं नहीं मिल रही है, हम सुविधाओं से वंचित है, तो हमें इस व्यवस्था के खिलाफ क्रांति का आगाज करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। लेकिन ये नहीं उठाते और शासन को चाहता है, मतलब सरकार को चाहती है कि ऐसे ही लोग जो है इस प्रकार से सहन करते रहे। ये यहाँ पर इस शेर में बात शायर करते हैं। ठीक है, समझ गए बेटा? इस शेर में किसी को कोई कठिनाई है? नो सर। आगे बढ़ते हैं। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के। अब ये अलग विषय को लेकर चलने वाला शेर है। देखिए कि खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, यानी खुदा है या नहीं है इस चक्कर में क्यों पड़ना है। उनका कहना है खुदा है तो भी ठीक है, ना है तो भी सही। अगर वो आदमी की बनाई गई कोई कल्पना है, आदमी का कोई ख्वाब है तो भी सही, लेकिन कम से कम कोई हसीन नजारा तो है एक नजर के लिए, है। कहने का मतलब ये कि ठीक है, ईश्वर है या नहीं है, खुदा है या नहीं है, ये तर्क वितर्क की बात हो सकती है, लेकिन थोड़े समय के लिए उस ईश्वरीय इसके कारण मनुष्य कहीं ना कहीं एक सद्वर्तन के लिए, अच्छे वर्तन के लिए कार्य करता है, अच्छी व्यवस्था, अच्छा आचरण करता है, एक
नीतिमत्ता के साथ कार्य करता है, ये भी क्या कम है? या एक हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, कम से कम उस रूप में भगवान के, ईश्वर के, खुदा के दर्शन तो हो रहे हैं। यानी नहीं है या नहीं है, इस तर्क में पढ़ने से परे है कि चलो है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। अगर है तो कम से कम कुछ पल के लिए हम उसे देखकर कम से कम जो निराश मन है वो आशावादी तो हो जाता है, उसमें एक आशा का संचार तो हो जाता है, ये भी क्या कम है? इसलिए कवि कहते हैं कि खुदा सही नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हंसी नजारा तो है नजर के लिए। नजारा यानी दृश्य, नजर यानी देखने के लिए। ठीक है, अगला शेर बहुत महत्वपूर्ण है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। कवि का कहना है कि मैं बेसब्री से इंतजार करता हूं कि आवाज में अब बुलंदी आए, लेकिन मैं किनसे अपेक्षा कर रहा हूं? वे मुतमईन है यानी आश्वस्त है, उनको विश्वास है, उन्होंने ये मान लिया है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। पत्थर पिघल नहीं सकता मतलब क्या? कि जो स्थितियां हैं वो बदल नहीं सकती, जो स्थितियां हैं वो बदल नहीं सकती। लेकिन कवि का कहना है कि मैं तो बेकरार हूं, बेचैन हूं, व्याकुल हूं। किस लिए? आवाज में असर के लिए, स्थितियों को बदलने के लिए उठने वाली आवाज में और बुलंदी हो, इसके लिए मैं बेकरार हूं। अर्थात कवि क्रांति के लिए आशावादी है, व्यवस्था परिवर्तन की आशा कवि करता है कि उन लोगों में एक अलग जगाना चाहता है, उनमें एक विद्रोह की चिंगारी जो है वो सुलगाना चाहता है, और इसलिए वो कहते हैं कि मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। अगला शेर देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, तेरा निजाम है सिल दे जुबां शायर, तेरा निजाम है सिल दे जुबां शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। निजाम यानी राजा। निजाम एक शासक भी था, मालूम है क्या आपको? कहाँ का शासक? कौन बता सकता है? हाँ वेदिका बोलो, कहाँ का शासक था निजाम? सर हैदराबाद। हैदराबाद, वेरी गुड, है ना? आपको मालूम है कि भारत स्वतंत्र होने के बाद भी दो ऐसे संस्थान थे जो भारत में विलीन होने के लिए तैयार नहीं थे। कौन कौन से थे, कौन बताएगा? कौन कौन से थे? हाँ? दो आज तो आ रही है ना? यस सर। हाँ, एक है हैदराबाद संस्थान और दूसरा था जूनागढ़। तो हैदराबाद का जो राजा था या शासक था वो निजाम था, और निजाम एक अन्यायी और अत्याचारी शासक के रूप में जाना जाता है। तो तेरा निजाम है यानी राजा है, या जिस तरह से कोई अन्यायी अत्याचारी राजनेता है, राज शासक है, सिल दे जुबां शायर की, वो क्या करेगा? शायर की जुबां जरूर सिलवा देगा। क्यों शायर की जुबां क्यों सिलवाता है, बताइए तो? क्यों ऐसा करेगा कोई भी राजा? बोलो। सर शायद उनका विरोध करता होगा। विरोध करता होगा, करेक्ट।
वकालत नहीं, विरोध। क्योंकि शायर, लेखक, साहित्यिक, पत्रकार ये क्या करते हैं, ये जो परिस्थिति है समाज में उसको अपने साहित्य में स्थान देते हैं और उससे फिर लोग जागृत होते हैं, लोगों के मन में विद्रोह की ज्वाला भड़कती है। अंग्रेज सरकार के समय में कई ऐसे पत्रकार थे, कई ऐसे लेखक थे जिन्होंने अपनी लेखनी से क्रांति की ज्वाला सुलगाई थी। ऐसे ऐसे लेख लिखे थे जिसके भारतवासी जो है उन लेखों को पढ़कर तत्पर हो जाते थे, भारत भूमि पर मर मिटने के लिए आजादी के आंदोलन में समर्पण भावना के साथ आगे आते थे। तो कलम में बड़ी ताकत होती है, तलवार से भी ताकतवर होती है ऐसा कहा जाता है। लेकिन वही बात है, इस ताकतवर कलम को कई सारे शासक जो है उसको दबा कर रखना चाहते हैं, उसकी आवाज को बुलंद नहीं होने देना चाहते हैं ताकि उनकी व्यवस्था बनी रहे। और इसलिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तेरा निजाम है सिल जुबा शायर की, ये एहतियात जरूरी है। एहतियात यानी सावधानी। बिल्कुल, ये शायरों की जुबान काटने वाला एक कदम सावधानी के तौर पर उठाना ही पड़ता है हर एक शासक को। क्यों? क्योंकि उसकी शासन व्यवस्था के लिए, इस बहर के लिए, उस शासकीय व्यवस्था के बहर या उस एक वृक्ष को पनपने के लिए जो है इसकी जरूरत होती है। अंग्रेजों ने भी इसी तरह कार्य किया था। अंग्रेजों ने भी जब जब कोई लेख लिखा जाता था, कोई आर्टिकल छपता था, तो लोग उनको गिरफ्तार कर लेते थे अंग्रेज, पत्रिकाएं जब्त कर ली जाती थी। प्रेमचंद की सोजे वतन नाम की कहानी, उसको जब्त कर लिया गया। मैं बताऊं आपको कि जैसे दुष्यंत कुमार एक उस समय मोहभंग की कविताएं लिख रहे थे और विद्रोही स्वर उनका था, ठीक उसी प्रकार की कविताएं थी सुदामा पांडे धुमील की। संसद से सड़क तक उनका काव्य संग्रह था और इस संसद से सड़क तक इस काव्य संग्रह को भी तत्कालीन सरकार ने जो है उस पर भी पाबंदी लगा दी थी। वो कहते थे कि मेरे देश की संसद तेल की घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। खुलकर विरोध कर रहे थे और ऐसी खुलकर विरोध करने वाली रचनाएं उस समय उस पर पाबंदियां लगी थी। हालांकि आजकल हट चुकी है, कई सालों से हट चुका है, लेकिन उसमें जो विद्रोही स्वर उनका था, वो कहते हैं कि मेरे देश की संसद तेल की घानी है, उसमें आधा तेल आधा पानी है। और एक उनकी रचना देखो कि एक आदमी है जो रोटी बेलता है, दूसरा आदमी है जो रोटी खाता है, तीसरा आदमी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है, तो मेरे देश की संसद मौन है। कौन है ये तीसरा आदमी बताइए? आपको कुछ पता चलता है? कुछ समझते हैं आप? सोचो, बताना मुझे कौन है ये तीसरा आदमी। तो इस प्रकार का क्रांतिकारी स्वर सुदामा प्रसाद पांडे धुमील की रचनाओं में था, तो उस रचना पर भी पाबंदियां लगी। तो ये हर एक सरकार के द्वारा इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं एहतियात के तौर पर, सावधानी के तौर पर, कि कहीं उनके शासन को कोई खतरा ना हो। इसलिए वो कहते कि तेरा निजाम है सिल्द जुबां शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। ठीक है बेटा, इस शेर में किसी को कोई कठिनाई? नो सर। नो सर। चलिए, ये अतिरिक्त कक्षाएं जो हमारी चल रही थी, आज की अंतिम कक्षा थी। जनवरी से फिर हमारी नियमित कक्षाएं होगी और उसमें हम इस शेर पर बात करते हुए फिर आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं।